हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? है होप सब बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका कि नाम है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग क्या होता है ये जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या काम करने हैं। यानी कि इस चैप्टर के बारे में जानने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें कवर करनी है। तो देखिएगा मेरे साथ में, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के अंदर हमें ये सब चीजें जो हैं वो कवर करनी है। नंबर वन, कंसाइनमेंट क्या है? नंबर टू, डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल, यानी कि एक कंसाइनमेंट के अंदर और एक सेल के अंदर क्या डिफरेंस है ये हमें देखना पड़ेगा कि सेल कंसाइनमेंट से किस तरीके से अलग होती है। कुछ स्पेशल टर्म्स हमें जानने होंगे। कमीशन कितने प्रकार की होती है और किस किस बेस पे दी जाती है ये हमें सीखना होगा। अकाउंटिंग एंट्रीज सीखनी होगी कि कंसाइनमेंट के अंदर कितने तरीके की अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं, और टाइप्स ऑफ लॉसेस एंड देयर ट्रीटमेंट, यानी कि कितने तरीके के लॉस होते हैं, नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, और क्या उनकी जर्नल एंट्री है, क्या उनका ट्रीटमेंट है, किस तरीके से इस चैप्टर के अंदर उन्हें देखा जाता है। इसके बाद में वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, जिसके की अंदर अगर कंसाइनी के पास में, कंसाइनी क्या होता है अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, कंसाइनी के पास में कुछ स्टॉक है तो उसकी वैल्यूएशन कैसे करनी है, और अगर यात्रा में यानी कि ट्रांजिट में कोई स्टॉक है तो उसकी वैल्यूएशन किस तरीके से करनी है ये भी हमें सीखना होगा। साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि अगर कंसाइनी ने कुछ गुड्स रिटर्न कर दी है तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। और इसके अलावा हम लोग करेंगे हमारा सबसे प्यारा क्या, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, यानी कि जिस चीज की सबसे ज्यादा वेट आप लोगों को रहती है, सर फटाफट से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करवा दीजिए, फटाफट से हमें सिखा दीजिए कि प्रैक्टिकल किस तरीके से करना है। बच्चों करेंगे, लेकिन पहले इसके पूरे लॉ को देख करके, सारे एस्पेक्ट्स को देख करके, उसके बाद ही हम क्या नाम है कंसाइनमेंट के प्रैक्टिकल्स करेंगे। तो बच्चों क्या होता है ये कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, पहले इस चीज को समझते हैं। देखो इस तरीके से होता है कि मान लीजिए मेरा बिजनेस था, मेरा क्या था, बिजनेस था, और मैं अपने बिजनेस को दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे से करता था। मेरा मन किया कि क्यों ना मेरा बिजनेस जिसका की प्रोडक्ट लोग हाथों हाथ ले लेते हैं, क्यों ना इसको एक्सपेंड किया जाए। भाई हर बिजनेसमैन एक सपना लेकर के चलता है कि क्यों ना मैं अपना बिजनेस वर्ल्ड वाइड करूं। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा और मैंने इसको ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस को मुंबई तक ले जाने की कवायद शुरू कर दी। यानी कि मैंने सोचा कि न केवल दिल्ली बल्कि कोलकाता, मुंबई, चेन्नई वगैरह सब जगह पे मेरा प्रोडक्ट बिकना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है वो लोगों को बहुत पसंद आता था। अब मेरे दिमाग में ये बात आई कि क्यों कोई किसी भी तरीके से मेरा प्रोडक्ट जो है मेरी स्टेट के बाहर खरीदना या बेचना चाहेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं गया एक सेलर के पास में। जी हाँ, मैं भी था एक सेलर, और मैं एक सेलर के पास ही गया। मैंने उसकी दुकान पर पे जाकर के बोला, मैंने कहा सर आप मेरा प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट के साथ में मिला करके बेच देना, यानी कि जहां आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं वहीं आप मेरे भी प्रोडक्ट को बेच देना। तो ऐसा सुन करके मेरे जो वो खास मित्र थे, मेरे दोस्त, या फिर एक ऐसे पर्सन जिनको कि मैं सामान देने गया था, बेचने नहीं देने गया था, वो बोले भाई क्यों मैं आपका सामान अपनी दुकान पे रखूं। बच्चों इस कहानी को बहुत अच्छे से सुनना, आपके सारे कंसेप्ट्स जो हैं इसी कहानी के अंदर समझ में आ जाएंगे आपको। तो उन्होंने मुझे क्या कहा, उन्होंने कहा कि सर ऑलरेडी मैं आपकी आइटम से मिलती जुलती आइटम यानी कि प्रोडक्ट्स बेच रहा हूं, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं आपके प्रोडक्ट को भी बेचूं। मुझे पहले इसे खरीदना होगा और बाद में बेचना होगा। उसकी इस बात को सुनते ही मैंने कहा नहीं भाई साहब, आप मेरी बात को गलत समझ गए।
मैं आपको ये प्रोडक्ट दूंगा, लेकिन आपको इसे मुझे खरीदना नहीं पड़ेगा। इस प्रोडक्ट को आपको मुझसे खरीदना नहीं पड़ेगा, आप केवल अपनी दुकान पे इसे रखिए। अगर ये बिक गया तो मैं आपसे कैश कलेक्ट कर लूंगा, और अगर नहीं बिका तो मैं अपना सामान वापस लेके चला जाऊंगा। ऐसा सुनकर के उस शॉपकीपर ने क्या सोचा? उस शॉपकीपर ने सोचा, अरे वाह, इसमें तो मेरी इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। तो बच्चों, अपने माइंड में सबसे पहला पॉइंट रख लीजिएगा कि किसी भी शॉपकीपर को कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि अगर मैं आपसे आपका प्रोडक्ट खरीदता हूं तो मैं इसे खरीदना नहीं कहूंगा, मैं इसे अपने पास केवल रखना कहूंगा। गुड्स जो हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर की जाती है, उसका पोजेशन ट्रांसफर किया जाता है, ना कि ओनरशिप ट्रांसफर की जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे दिमाग में क्या आ गया? सबसे पहला पॉइंट हमारे दिमाग में आ गया कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को माल भेज रहा है, बेच नहीं रहा। बात समझ में आई? यानी कि मैं दिल्ली का दिवाकर मुंबई के माधव को ये सामान भेज रहा हूं, बेच नहीं रहा। बेचेगा तो कौन? मुंबई का माधव ही बेचेगा अपने फाइनल कस्टमर को। ठीक है, चलिए सर, यहां तक की कहानी तो हमें समझ में आ गई कि हमने सीख लिया कि ठीक है, हमारे को सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होगा। ओके, अब बताइए सर आगे की कहानी। हाँ बच्चों सुनो। तो बच्चों, इसके बाद में उन्होंने मुझे फिर से बोला, मुंबई के माधव ने मुझे क्या बोला? मुझे ये बोला कि सर एक बात बताइए, मैं आपका प्रोडक्ट बेच भी दूं, इसमें मेरा क्या फायदा होगा? जबकि दूसरी कंपनी का जो पर्सन है मुझे जब अपना प्रोडक्ट दे करके जाता है तो वो मुझे 2% जो है डिस्काउंट पे देता है, और यही डिस्काउंट मेरा प्रॉफिट मार्जिन बन जाता है। यानी कि जब कोई पर्सन दूसरी कंपनी का, आपके अलावा दूसरी कंपनी का कोई पर्सन मेरे पास में आता है, उसने क्या कहा? दूसरी कंपनी का कोई पर्सन मेरे पास आता है और एक 100 रुपए की चीज मुझे देता है, तो वो 100 रुपए में इसे मुझे नहीं देता, 98 में देता है, और मैं इसे 100 रुपए में बेच करके 2 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर लेता हूं। इस पे मैंने उनको पता क्या कहा? मैंने कहा, मुंबई के माधव जी, आप मेरे साथ में डीलिंग करते हुए कभी भी परेशान नहीं होंगे। उन्होंने कहा कैसे? मैंने बताया ऐसे कि मैं आपको 4% कमीशन दूंगा। अगर कोई कंपनी आपको 2% का डिस्काउंट देती है, जिसको कि आप अपना प्रॉफिट कहते हैं, तो मैं आपको 4% कमीशन दूंगा। यानी कि वही प्रोडक्ट जो आप 100 रुपए का बेचेंगे, मैं उसे 96 में आपको दूंगा, या फिर अगर आपको 100 रुपए में भी दूंगा, पैसे तो मैं आपसे लूंगा नहीं। पैसे तो क्या करने हैं? आपको सामान बेचना है। आपको मेरा 100 रुपए का सामान बेचना है और 4 रुपए आप रख लेना, 96 मुझे वापस कर देना। इसमें मुंबई के माधव ने समझा कि यार ये तो बहुत अच्छा है। अब पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट नो इन्वेस्टमेंट, सेकंड पॉइंट कमीशन विदाउट इन्वेस्टमेंट, यानी कि अब उसको कमीशन भी रिसीव हो रहा है। तो आम सेल के अंदर क्या होता है? डिस्काउंट से प्रॉफिट मार्जिन होता है, और यहां पे कमीशन एजेंट की तरह से काम हो रहा है। अब ये जो पार्टीज हैं, इनका नाम हम समझ लेते हैं बच्चों। जो पर्सन सामान भेज रहा है, यानी कि दिल्ली के दिवाकर को आप क्या कहेंगे? कंसाइनर। दिल्ली के दिवाकर को आप क्या कहेंगे? कंसाइनर। और कंसाइनर जो है वो ओनर है। कब तक? जब तक ये माल बिक ना जाए मुंबई के माधव के द्वारा। यानी कि मेरी ओनरशिप तभी तक बरकरार रहेगी जब तक कि ये माल जो है वो फाइनल कस्टमर तक ना पहुंच जाए। ये माल फाइनल कस्टमर तक ना पहुंच जाए। अच्छा, जो दूसरी पार्टी थी उसका नाम क्या था? कंसाइनी। माधव का नाम है माधव, लेकिन उसका नेचर क्या है? वो कौन है? वो कंसाइनी है। तो एक कंसाइनर अपने कंसाइनी को क्या देता है? कमीशन देता है। आओ देखो, समझते हैं इसको और अच्छे तरीके से।
मैं, ये देखो, ये जो ब्लू कलर का कोट पैंट पहन करके बैठा है, ये दिल्ली का दिवाकर है। और ये भाई साहब जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये मुंबई के माधव हैं। तो ये कौन है? ये कंसाइनर हैं, कंसाइनर। ठीक है जी। एक सेकंड, कंसाइनर, ठीक है जी। ओके, अब ये कौन है? ये हैं कंसाइनी, ठीक है जी। तो कंसाइनर और कंसाइनी दो पार्टीज हैं। कंसाइनर ने क्या बिजनेस प्रपोजल दिया? ये देखिए, ये बिजनेस प्रपोजल लेकर के आए थे कंसाइनर। किसके पास? कंसाइनी के पास। क्या बिजनेस प्रपोजल दिया? आओ पढ़ लें एक बारी। आई विल सेंड यू माई गुड्स टू सेल इट फर्दर, बट ओनरशिप विल रिमेन विद मी टिल फाइनल सेल। ये बच्चों फीचर की तरह भी काम आ सकते हैं। अच्छा, आई विल कलेक्ट, आगे क्या बोला गया? आई विल कलेक्ट फाइनल अमाउंट आफ्टर सेल, यानी कि जब सामान बिक जाए तो मुझे पैसे दे देना। लेकिन ये जरूरी नहीं है। कभी कभी हम ये भी देखते हैं क्वेश्चंस के अंदर कि कुछ एडवांस भी कंसाइनी के द्वारा दे दिया जाता है। तो जैसा भी हो, कहने का मतलब ये है कि इसे सामान खरीदना नहीं पड़ेगा, कंसाइनी को सामान खरीदना नहीं पड़ेगा, वो सामान बेचेगा, कंसाइनी सामान बेचेगा और कंसाइनर उससे सामान के पैसे कलेक्ट कर लेगा। अच्छा, इसके बाद में आई विल गिव यू कमीशन टू डू इट। ओके, और सबसे मजे की बात, कंसाइनर ने एक और बात बोली कि ना केवल आप गुड्स को बेचेंगे, बल्कि इसको बेचने में जितने भी खर्चे आएंगे, उन खर्चों को मैं आपको रियम्बर्स कर दूंगा। रियम्बर्समेंट का क्या मतलब है? मतलब मान लीजिए आप कंसाइनी हैं और मैं कंसाइनर हूं, मैंने आपको सामान भेजा, सामान को भेजने में जितने भी खर्चे होंगे वो भी मैं बेयर करूंगा, और उसको फर्दर बेचने में जितने खर्चे होंगे उसको भी मैं बेयर करूंगा। यानी कि कंसाइनी क्या सोचता है कि यार कितने फायदे का सौदा है, क्यों ना एक्सपेंसेस भी इनसे ही रिकवर किए जाएं, और जो कि जिसके लिए कंसाइनर तैयार भी है। तो कंसाइनी ने क्या सोचा कि मेरी तो कोई सिरदर्दी ही नहीं है, किसी भी तरीके का कोई भी एक्सपेंस अगर होगा, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपल देना, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? सर, कंसाइनर बियर करेगा। यानी कि हम ये कहें कि कंसाइनी की पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि 20 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई। कहने का मतलब कंसाइनी के तो एकदम बल्ले बल्ले हैं। कंसाइनी ने क्या कहा होगा इस पे? कंसाइनी ने कहा होगा ओके, आई एक्सेप्ट इट, मेरे को कबूल है। उसने क्या बोला? कबूल है, कबूल है, कबूल है। ठीक है जी। और इसके बाद में ये बिजनेस प्रपोजल एक्सेप्ट होते ही कंसाइनर और कंसाइनी एक रिलेशनशिप के अंदर आ गए, जिसका की नाम है प्रिंसिपल और एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट। तो कंसाइनर क्या है? प्रिंसिपल है। कंसाइनी क्या है? एजेंट है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बेटा कि क्या डिफरेंस है एक सेल और कंसाइनमेंट में। ठीक है, वैसे तो हम इस चीज को सीख ही चुके हैं, बावजूद इसके हम यहाँ पे, क्योंकि आपके पेपर्स के अंदर ये चीज पूछ ली जाती है, तो आइए समझते हैं इसको। देखिएगा, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे हम। क्या लिखा है? ओनरशिप कंसाइनी के केस में, कंसाइनमेंट के केस में और सेल के केस में क्या क्या है यहाँ पे लिखा गया है। कंसाइनमेंट के केस में ओनरशिप ऑफ गुड्स, ओनरशिप किसकी है? ओनरशिप, ओनरशिप जो है वो है कंसाइनर की, टिल द टाइम ऑफ दे आर सोल्ड बाय कंसाइनी। यानी कि जब तक कंसाइनमेंट बिक नहीं जाता तब तक ओनरशिप किसकी है? ओनरशिप कंसाइनर की है। नो मैटर गुड्स आर ट्रांसफर टू कंसाइनी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुड्स जो है वो ट्रांसफर किए गए हैं किसको? कंसाइनी को, क्योंकि यहां पे सिर्फ
पोजेशन चेंज किया गया, ओनरशिप चेंज नहीं की गई। जबकि सेल के केस के अंदर क्या होता है, द ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड विद द ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर। यानी कि जैसे ही एक पर्सन गुड्स को ट्रांसफर करता है, ओनरशिप के अधिकार भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन हमने सीखा कि कंसाइनमेंट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कंसाइनमेंट के अंदर क्या लिखा गया है, द कंसाइनी कैन रिटर्न अनसोल्ड गुड्स टू कंसाइनर। यानी कि कंसाइनर की इच्छा हो या ना हो, कंसाइनर को अपना अनसोल्ड स्टॉक जो है वापस लेना ही होगा। लेकिन सेल के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। सेल के अंदर क्या लिखा हुआ है, गुड्स सोल्ड आर प्रॉपर्टी ऑफ बायर, प्रॉपर्टी ऑफ बायर, एंड कैन बी रिटर्न ओनली इफ द सेलर्स एग्री। सेलर एग्री है तो, ठीक है जी, अगर सेलर एग्री होगा तो ही बायर उसको वो सामान वापस कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं। कंसाइनमेंट के अंदर लिखा हुआ है, कंसाइनर बियर द लॉसेस ऑफ गुड्स हेल्ड विद कंसाइनी। यानी कि कंसाइनी के पास अगर कुछ सामान रखा हुआ है तो उसके जितने भी लॉसेस हैं या जो एक्सपेंसेस हैं वो कौन बियर करेगा, वो बियर करेगा कंसाइनर। यहां पे अगर एक्सेप्शन है कि अगर डेल क्रेडिट कमीशन, ये कमीशन क्या होती है मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगा। मान लीजिए कंसाइनी ने कुछ सामान क्रेडिट पे बेचा और बैड डेट्स हो गए, तो वो जो बैड डेट्स है वो कौन बियर करेगा, कंसाइनर बियर करेगा। क्योंकि ओनरशिप का राइट किसके पास था, कंसाइनर के पास था बच्चों, कंसाइनर के पास था। तो जो रियल ओनर है वही बैड डेट्स को हैंडल करेगा। तो अगर कुछ लॉसेस हो जाते हैं तो वो किसके हैं, वो लॉसेस कंसाइनर के हैं। यहां पे एक्सेप्शन है डेल क्रेडिट कमीशन। अगर डेल क्रेडिट कमीशन दे दिया जाता है तो कंसाइनी जो है वो बैड डेट्स को बियर करता है, कंसाइनी। ओके, ठीक है जी। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे कि कमीशन कितने तरीके की होती हैं और किस किस काम के लिए यूज की जाती हैं। आइए देखते हैं जी सेल के केस में क्या होता है। यहां लिखा है, इट इज द बायर हु विल बियर। बायर कौन है, जो पर्सन लेकर के गया है, बियर द लॉसेस इफ एनी आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स। अगर गुड्स ट्रांसफर कर दी जाती हैं उसके बाद अगर कुछ लॉसेस होते हैं तो वो कौन बियर करता है, वो बायर ही करता है, उसका सेलर से कोई लेना देना नहीं होता। देखिएगा फोर्थ पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसाइनर एंड द कंसाइनी इज दैट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। इनके रिलेशनशिप क्या है, प्रिंसिपल और एजेंट के हैं, अभी हमने सीखा था। लेकिन यहां पे क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन सेलर एंड बायर, सेलर और बायर के जो हैं दैट ऑफ क्रेडिटर एंड डेटर। यानी कि अगर क्रेडिट सेल परचेज हुई है, कैश में नहीं हुई है, तो क्रेडिटर और डेटर जाने जाते हैं ये आपस में, जबकि कंसाइनमेंट के अंदर ये जाने जाते हैं क्या, प्रिंसिपल और एजेंट। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंसेस डन बाय द कंसाइनी टू रिसीव द गुड्स। किस लिए, गुड्स को रिसीव करने में। मतलब मान लो दिल्ली का दिवाकर यहां से सामान भेज रहा है मुंबई के माधव को, ठीक है जी, तो वो जो यात्रा के दौरान खर्चे होंगे उसके बारे में यहां पे लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस डन बाय द कंसाइनी टू रिसीव द गुड्स एंड टू कीप इट सेफली आर बोर्न बाय कंसाइनर unless there is other agreement and other agreement। अगर इसके ऊपर कुछ खास एग्रीमेंट नहीं है तो जितने भी यात्रा और उसके बाद के जितने भी खर्चे होते हैं वो कौन उठाता है, वो कंसाइनर उठाता है। लेकिन सेल के केस में नहीं होता। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द बायर आर टू बी बोर्न बाय बायर इटसेल्फ आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स। यानी कि एक बार गुड्स ट्रांसफर हो गए तो सारे के सारे उससे जुड़े हुए खर्चे बायर ही उठाएगा। तो ये 5 पॉइंट्स जो हैं बच्चों आप लोगों को दिमाग में रखने जरूरी हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज नोट्स तो आप लोगों को प्रोवाइड कर ही दिए जाएंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं जी कुछ और चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है, और डेप्थ में समझते हैं अपने कंसाइनमेंट चैप्टर को। देखिएगा क्या लिखा हुआ है,
मीनिंग क्या है इसका? कंसाइनमेंट मीन्स टू कंसाइन, टू कंसाइन मीन्स टू सेंड, यानी कि कंसाइन करने का मतलब क्या है? गुड्स सेंड करना है। सेंड का क्या मतलब है? सेंड का मतलब है बच्चों भेजना, नॉट बेचना। ठीक है जी, सेल नहीं है, भेजा गया है, बेचा नहीं गया। अच्छा जी, पॉइंट्स रिलेटेड टू चैप्टर, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो हमने अभी समझ लिए हैं और कुछ हमारे लिए नए हो सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। नंबर 1 पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले पॉइंट को पढ़ लेते हैं। गुड्स आर सेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन अलॉन्ग विद परफॉर्मा इनवॉइस। अब हमें ये तो मालूम है प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप में होते हैं कंसाइनी और कंसाइनर। सर ये परफॉर्मा इनवॉइस क्या है? देखो समझो, अगर मैं दिल्ली का दिवाकर मुंबई के माधव के पास में ये सामान यूं ही छोड़ करके आ जाता, तो जब मैं पैसे लेने जाऊंगा तो वो क्या कहेगा? मैं तो नहीं जानता आपको। इस सिचुएशन से बचने के लिए मुझे उसके नाम पे एक परफॉर्मा इनवॉइस, यानी कि एक ऐसा इनवॉइस, कच्चा पर्चा जैसे कि आप कह सकते हैं, एक इशू करना पड़ता है, जिसमें कि मैं ये बताता हूं कि मैंने आपको गुड्स सेंड किए हैं, मैंने आपको ये गुड्स भेजे हैं, तो दैट इज नोन एज परफॉर्मा इनवॉइस। ओके, उसके अंदर लिखा होता है कि क्या क्वालिटी, क्या क्वांटिटी, कितने आइटम्स, किस तरीके से भेजे गए। ठीक है जी, मेरे द्वारा यानी कि कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को। अच्छा आगे पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, द ओनरशिप ऑफ गुड्स रिमेन विद कंसाइनर। ये तो हमें मालूम है, द कंसाइनी डज नॉट बिकम द ओनर इवन दो गुड्स आर इन हिज पोजीशन। ये हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या कहता है? फॉर दिस वर्क कंसाइनी रिसीव कमीशन। ये भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, भी हमें मालूम है। कंसाइनी प्रिपेयर ए पीरियोडिकल स्टेटमेंट। अब ये आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा जरा ध्यान से, पहले पढ़ लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। कंसाइनी प्रिपेयर पीरियोडिकल स्टेटमेंट नोन एज अकाउंट सेल। क्या कहते हैं इसको? अकाउंट सेल। एक पीरियोडिकल स्टेटमेंट बनाई जाती है और उस पीरियोडिकल स्टेटमेंट में क्या लिखा जाता है? अब कंसाइनी क्या करता है? कंसाइनी भी अपने पास में ना एक फटाफट से इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट बना लेता है, पीरियोडिकल स्टेटमेंट बना लेता है। उस पे वो क्या लिख देता है कि भाई कितने की सेल हुई, कितने का माल भेजा गया था, ठीक है जी, और क्या मैंने कमीशन कमाई और क्या मैंने एक्सपेंसेस किए थे, ऐसा सब कुछ है ना अपने पास। वो क्या कर लेता है? वो कुछ अपने पास में हिसाब किताब रख लेता है। इसको हम क्या कहते हैं? अकाउंट सेल। अकाउंट सेल के अंदर ये ऐसी चीजें जो कि कंसाइनमेंट के अंदर डील करने में यूज की जाती हैं, जैसे कि कितने का माल भेजा गया, मैंने उसे कितने में बेचा, कंसाइनी बना रहा है, उस पर मेरी कमीशन कितनी बन रही है, उसके बेचने में या रिसीव करने में कितने एक्सपेंसेस मैंने किए हैं, ये सारा का सारा पॉइंट जो है कंसाइनी अपने पास लिख करके रख लेता है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। कंसाइनी प्रिपेयर ए पीरियोडिकल स्टेटमेंट नोन एज अकाउंट सेल। It set out the sales made by him, expenses, sales made by him, कितनी की सेल्स की, expenses incurred by him, commission earned by him and the balance due to consignor, यानी कि सारा पैसा इकट्ठा होने के बाद में फाइनल पेमेंट कितने की मुझे उसको करनी है, ये भी मैं हिसाब रखता हूं अकाउंट सेल के अंदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में कि कंसाइनी, वो जो कंसाइनर होता है, कंसाइनी नहीं, कंसाइनर जो होता है, ये परफॉर्मा इनवॉइस बना सकता है एट कॉस्ट या फिर एट इनवॉइस प्राइस। भाई कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब नॉर्मल किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट, और इनवॉइस प्राइस क्या होता है? जब कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड कर देते हैं, तो जो सेल प्राइस जिसको कि आप कहते हैं उसको इनवॉइस प्राइस भी कहा जाता है। तो इसको पढ़ेंगे। कंसाइनी कैन प्रिपेयर परफॉर्मा इनवॉइस ईदर एट कॉस्ट प्राइस और अबव कॉस्ट प्राइस, दैट इज इनवॉइस प्राइस। और ये कैसे निकाला जाता है? कॉस्ट प्लस लोडिंग इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस कैसे होता है? कॉस्ट प्लस लोडिंग। लोडिंग का मतलब है प्रॉफिट मार्जिन, लेकिन हम इसको लोडिंग कहते हैं, जिसका कि मतलब क्या है? नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट, एज्यूम्ड प्रॉफिट या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। यानी कि देखो अभी तक सेल हुई नहीं है ना, माल केवल भेजा गया है, तो इसके ऊपर एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स होते हैं।
तो दैट पर्टिकुलर एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स आर नोन एज नोशनल प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या एज्यूम्ड प्रॉफिट्स। तो उसको हम क्या कहते हैं, लोडिंग कहते हैं। ठीक है जी, तो इन पॉइंट्स को भी आपको अपने दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, चलो अब देखते हैं जी हम कमीशन के बारे में। कमीशन के बारे में देखा जाएगा कि कमीशन जो है वो कितने प्रकार की होती है और किस लिए दिया जाता है। ठीक है, चलो पहली कमीशन। कमीशन 3 प्रकार की होती है बेटा। सबसे पहले क्या है जी, ऑर्डिनरी कमीशन। और ऑर्डिनरी कमीशन क्यों दी जाती है, और ऑर्डिनरी कमीशन इसलिए दी जाती है क्योंकि कंसाइनी हमारा सामान बिकवाता है। जैसे कि मैंने बोला कि भाई मान लो मैंने आपको, मैं एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल के लिए मान लो मैंने 500 गुड्स एट द रेट 50 ईच सामान भेजा। तो कितने का सामान भेजा मैंने, करीब 25,000 रुपीज का, है ना, 25,000 रुपीज का। और मैंने बोला कि मैं आपको इसके ऊपर जो कमीशन, अगर आप इसको 25,000 में बेच दोगे ना तो मैं आपको कमीशन दूंगा 5%। तो दैट इज नोन एज ऑर्डिनरी कमीशन। अब 25,000 का 5% जितना भी आता है वो क्या है मेरी, वो मेरी नॉर्मल या ऑर्डिनरी कमीशन है। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ, ऑर्डिनरी कमीशन क्या होती है, बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस सेल, जितनी भी वो ग्रॉस सेल करेगा कंसाइनी उसके ऊपर, प्रोसीड मेड बाय कंसाइनी गिवन बाय द कंसाइनर रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कंसाइनी इज मेकिंग क्रेडिट सेल और नॉट। यानी कि कैश सेल्स करे या क्रेडिट सेल करे उसको नॉर्मल कमीशन दिया जाएगा। तो ये ऑर्डिनरी कमीशन तो बहुत ही आसान था। ठीक है जी, दूसरा है हमारे पास में डेल क्रेड कमीशन। डेल क्रेड कमीशन क्या होता है, ध्यान से समझना पहले इसको। हम ना क्या करते हैं, अपने जितने भी बैड डेट्स होते हैं उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। मेनली ये बैड डेट रिकवर करने के लिए ही दिया जाता है। हम कह सकते हैं कि क्रेडिट सेल को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। भाई क्रेडिट सेल को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है, ऐसा क्यों है, क्योंकि कंसाइनी का अपना माल नहीं है ना। तो वो क्या सोचता है कि भाई अगर पैसे डूब गए, अगर सामान डूब गया, क्रेडिट पे मैंने सेल किया और ये पैसे नहीं आए तो मेरी गुडविल बहुत खराब हो जाएगी। तो देखो मान लो हम क्या कहते हैं, हम इसको इसलिए कहते हैं कि क्रेडिट सेल को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। मान लो 25,000 के 25,000 के गुड्स मैंने दिए थे ना टू कंसाइनी, सेंड टू कंसाइनी। ठीक है जी, कंसाइनी को मैंने सेंड किए। अच्छा, अब मैंने इनको क्या कहा था, मैंने इनको बोला था कि मैं आपको मान लीजिए कितने 2% कमीशन दूंगा। मान लो मैंने इनको बोला था 2% कमीशन दूंगा। ठीक है, अब 2% कमीशन तो नॉर्मली ये दे सकते थे। अब मैंने इनको ये जो सामान भेजा था ना, ये इन्होंने कुछ कैश पे और कुछ क्रेडिट पे सेल कर दिया। क्रेडिट पे सेल कर दिया, मान लीजिए इन्होंने 15,000 का सामान जो था वो कैश पे सेल कर दिया और 10,000 का जो सामान था वो क्रेडिट पे सेल कर दिया, वो क्रेडिट पे सेल कर दिया। अब हो सकता है कि ये जो क्रेडिट पे सेल किया है इसमें से 8,000 रुपए तो कैश रिसीव हो गया हो और रिमेनिंग 2,000 जो है वो बैड डेट्स हो गए। होता है ना ऐसा हमारे अकाउंटिंग के अंदर, क्रेडिट पे जब हम सेल करते हैं तो बैड डेट्स होने का खतरा रहता है। तो 2,000 का सामान जो है वो डूब सकता है। ये ना डूबे इसके लिए, मतलब कि अगर ये डूब गए तो कंसाइनर को इसको बेयर नहीं करना पड़ेगा। कब, अगर डेल क्रेड कमीशन दिया होगा तब। समझो ध्यान से मेरी बात को कि अगर मैं कंसाइनर हूं और आप कंसाइनी हैं और मैं अपनी क्रेडिट सेल को जो कि आपके द्वारा की गई है, ठीक है जी, सिक्योर करना चाहता हूं तो मैं आपको क्या दे दूंगा, मैं आपको दे दूंगा डेल क्रेड कमीशन। यानी कि डेल क्रेड कमीशन लेने के बाद में आप मुझसे ये नहीं कह सकते, कंसाइनी ये नहीं कह सकता कि सर पैसे डूब गए। भाई पैसे डूब गए तो मुझे तो मेरे पैसे चाहिए ही चाहिए। ठीक है जी, मैं उसको ये बोलूंगा। तो देखिए
यहां पे क्या लिखा हुआ है डेल क्रेडिट कमीशन के बारे में, टू इंक्रीज द सेल एंड टू एनकरेज द कंसाइनी टू मेक क्रेडिट सेल, एनकरेज करने के लिए, ठीक है जी। द कंसाइनी प्रोवाइड्स एन एडिशनल कमीशन, द कंसाइनर प्रोवाइड, नॉट कंसाइनी, द कंसाइनर प्रोवाइड एन एडिशनल कमीशन जनरली नोन एज डेल क्रेडिट कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन दिया जाता है। This additional commission, when provided to consignee, gives a protection to the consigner against bad debts. Bad debts के against जो है एक प्रोटेक्शन मिलता है किसको? कंसाइनर को। तो ये क्या है? ये डेल क्रेडिट कमीशन है। दूसरा कमीशन क्या होता है जी? डेल क्रेडिट कमीशन होता है। तीसरा कमीशन ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन क्या होता है? पहले इसको एग्जांपल से समझ ही लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है जी। पहले समझ लो। मान लो मैंने 25,000 रुपए के गुड्स जो थे, गुड्स वर्थ रुपीज 25,000 सेंट टू कंसाइनी। ई स्टैंड्स फॉर कंसाइनी एंड ER स्टैंड्स फॉर कंसाइनर। तो मैंने कंसाइनी को 25,000 रुपए के गुड्स सेंड किए। अब मैंने उसको क्या बोला? मैंने बोला तेरी नॉर्मल कमीशन जो है, नॉर्मल कमीशन जो है वो है मान लो 2%, ठीक है जी। और अगर तूने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे सेल कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे सेल कर दिया, ठीक है जी, तो मैं तेरे को 2% एक्स्ट्रा दूंगा, एक्स्ट्रा दूंगा, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन ये कितना है? 2%। तो ये किसके लिए है? ये एक्स्ट्रा सेल के लिए। अभी देखो ये कैसे काम करती है एक्स्ट्रा सेल्स के लिए। देखो ध्यान से समझना मेरी इस बात को बच्चों। 25,000 रुपए का सामान, अब फर्दर क्या हुआ, आगे क्या हुआ? कंसाइनी जो था ना वो बहुत ही सयाना था। अब कंसाइनी, आगे की बात सुनो, कंसाइनी सोल्ड द गुड्स फॉर लेट्स से 30,000, 30,000 रुपए के लिए बेच दिया। अब करते हैं जी कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, ठीक है जी। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन। तो देखो हम इसकी कंप्यूट करेंगे जी कमीशन की। आप इसको यहां पे समझिए। देखो नॉर्मल कमीशन कितना? 25,000 के ऊपर 2%, ये तो मिलना ही था ना, ठीक है जी। 25,000 के ऊपर कितना? 2%। लेकिन यहां पे 25,000 रुपए का उसने सेल नहीं किया। हमने क्या कहा था? जितने में तो इसको सेल करेगा ना उसको हम तेरे को उसका 2% देंगे। तो क्या अब हमें 25,000 देने चाहिए? 25,000 के ऊपर देने चाहिए? नहीं सर, अब हमें इनको 30,000 रुपए के ऊपर देना चाहिए। तो 30,000 रुपए का 2% तो मिलेगा ही मिलेगा। और ये कितना हो गया? ये हो गया 600 रुपए, 600 रुपीज। अच्छा, अब ये तो था नॉर्मल कमीशन, नॉर्मल कमीशन, ठीक है। एक और कमीशन इनको मिलेगा। देखो हमने क्या कहा था कि आप इसको 25,000 में बेच देना, और इन्होंने कितने में बेच दिया? 30,000 रुपीज में बेच दिया। 30,000 रुपीज में, यानी कि एक्स्ट्रा उन्होंने कितने में बेचा? 5,000। इसके लिए मैं इनको ओवर राइडिंग कमीशन देता हूं। इसके लिए मैं इनको क्या देता हूं? ओवर राइडिंग कमीशन। और ओवर राइडिंग कमीशन कितना था? 2% था। यानी कि अगर आपने अच्छा काम किया, जितना मैंने आपको बोला था उससे भी ज्यादा अमाउंट पे इसको सेल कर दिया, तो जितना एक्स्ट्रा आपने किया है उसका 2% भी आपको कमीशन मिलेगा। तो ये कितना बन जाता है? ये बन जाता है हमारे पास में 100 रुपए। तो टोटल कमीशन कितना हो गया? 700 रुपए। नेट कमीशन अर्न्ड बाय कंसाइनी, ये कितने हो गए? 700 रुपए। समझ में आई आपको?
यानी कि न केवल नॉर्मल कमीशन 30,000 के ऊपर, बल्कि एक्स्ट्रा जो 5,000 के ऊपर था, एक्स्ट्रा जो इन्होंने सेल किया उसके ऊपर भी उनको कमीशन मिलेगा। दैट पर्टिकुलर कमीशन इज नोन एज व्हाट? ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन, ठीक है जी। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। आइए इसको पढ़ लेते हैं। इट इज एन एक्स्ट्रा कमीशन अलाउड बाय द कंसाइनर। अलाउड बाय whom? अलाउड बाय द कंसाइनर, ठीक है जी। कंसाइनर भाई साहब ने कहा एक्स्ट्रा कमीशन है ये। टू कंसाइनी टू प्रमोट सेल्स एट हायर प्राइस देन स्पेसिफाइड और टू एनकरेज द कंसाइनी टू पुट हार्ड वर्क इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट इन मार्केट। जो मार्केट में जो हमने तुम्हें प्रोडक्ट दिया है उसको आप अच्छे से बेचिएगा, ठीक है जी। तो ये जो है हमारी किस लिए दिया जाता है? ये हमारा ओवरराइडिंग कमीशन जो है इस वजह से दिया जाता है। तो 3 तरह के ये बेटा कमीशन है। 3 तरह के कमीशन आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। ऑर्डिनरी कमीशन नॉर्मल सेल के लिए, टेल ग्रेड कमीशन बैड डेट्स रिकवर्ड करने के लिए या फिर बैड डेट सिक्योर्ड करने के लिए, और ओवरराइडिंग कमीशन एक्स्ट्रा सेल्स प्रमोट करने के लिए, ठीक है। आओ बच्चों, अब समझो मेरी बात। अब हम करेंगे क्या? जर्नल एंट्रीज। अब हम देखेंगे क्या? जर्नल एंट्रीज, कि हम जर्नल एंट्री किस तरीके से फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज जो हैं वो किस तरीके से की जाएंगी, उससे पहले जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पे कुछ लिखा हुआ है, नोट व्हेन गुड्स आर कंसाइंड। जब गुड्स जो हैं वो कंसाइंड किए जाते हैं, बेचे नहीं जा रहे, भेजे जा रहे, गुड्स कंसाइंड किए जा रहे हैं, द ट्रांजेक्शन डज नॉट रिजल्ट इन सेल्स। सेल तो नहीं हो रही है ना, भेजे जा रहे हैं, बेचे नहीं जा रहे। क्लास की शुरुआत में मैंने आप लोगों को ये बताया था, व्हेन गुड्स आर कंसाइंड द ट्रांजेक्शन डज नॉट रिजल्ट इन सेल्स एंड ओनली पोजेशन ऑफ गुड्स चेंजेस। यानी कि सिर्फ पोजेशन ही चेंज हो रहा है। तो इस वजह से क्योंकि जब हम कैश सेल्स करते हैं या क्रेडिट सेल्स करते हैं, अगर हम कैश सेल्स करते हैं तो हमारी क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना जी। और अगर हम क्रेडिट सेल करते हैं तो हम क्या एंट्री बना देते हैं? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन ना यहाँ पे कैश सेल्स हो रही है ना क्रेडिट सेल हो रही है, माल अभी सिर्फ भेजा जा रहा है, बेचा नहीं जा रहा। तो इस वजह से हम एक कंसाइनमेंट अकाउंट खोल लेते हैं। ट्रांजेक्शन तो हमें रिकॉर्ड करनी ही है, ट्रांजेक्शन तो हमें रिकॉर्ड करनी ही है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं? इसके लिए हम एक कंसाइनमेंट अकाउंट जो है ओपन कर लेते हैं। और ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट होता है ना बेटा, ये कंसाइनमेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट की क्या खूबियां होती हैं हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। नॉमिनल अकाउंट के अंदर सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट होते हैं और सारी इनकम्स और गेन्स क्रेडिट होती हैं। नॉमिनल अकाउंट की तरह से हम एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है, देयरफॉर द पर्सनल अकाउंट ऑफ कंसाइनी नॉट डेबिटेड एंड सेल्स अकाउंट नॉट क्रेडिटेड। तो ये कतई नहीं करेंगे, यानी कि आप ऐसा नहीं लिखेंगे, वो कंसाइनी आपका डेटर नहीं है, इसलिए आप ऐसा नहीं करेंगे कि उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दें और सेल्स को क्रेडिट कर दें। तो फिर होगा क्या? होगा ये, फॉर ईच ट्रांजेक्शन फॉर ईच कंसाइनमेंट सेपरेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। यानी कि मैंने किसी को भी माल देना है तो वो अलग अलग अकाउंट बनाऊंगा। और इसके लिए क्या बनाऊंगा मैं? इसके लिए मैं बनाऊंगा अपना कंसाइनमेंट अकाउंट। तो देखिएगा फिर होगा क्या, अगर ये सब कुछ नहीं होगा जो येलो पोर्शन के अंदर लिखा हुआ है, तो होगा क्या? होगा ये कि कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया जाएगा जो कि एक नॉमिनल अकाउंट है, जो कि क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जरूरी नहीं है कि सारा पैसा बाद में ही कलेक्ट किया जाए, कुछ एडवांस भी दिया जा सकता है कंसाइनी के द्वारा। तो यही चीज यहां पे लिखी हुई है, इफ कंसाइनी सेंड एन एडवांस कैश डेबिट एंड कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है जी। ध्यान से इस चीज को हम लोग करेंगे। चलिए अब हम देखेंगे कि हमारी इस चैप्टर से रिलेटेड जर्नल एंट्री क्या है। याद रखिएगा कि हमें करना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि हमें नॉमिनल अकाउंट के रूप में किसको बनाना है? कंसाइनमेंट अकाउंट को बनाना है। आइए समझते हैं कि हमारी जर्नल एंट्रीज क्या होगी। सबसे पहली हमारी जो जर्नल एंट्री है गुड्स कंसाइंड की। नंबर 1 गुड्स कंसाइंड, आप लोग लिखिएगा मेरे साथ में।
गुड्स कंसाइन, जब सामान भेजा जाता है तो क्या जर्नल एंट्री होती है? ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है जी, जब माल भेजा जाएगा तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? माल को भेजने की जर्नल एंट्री क्या है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके सर, अब माल के साथ साथ कुछ एक्सपेंसेस भी किए जाएंगे। एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर, कंसाइनर के एक्सपेंसेस को हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे? भाई ये जो जर्नल एंट्रीज हो रही है ना, ये इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर हो रही हैं, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर हो रही हैं। तो यहां पे हम क्या एंट्री बना देंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भाई खर्चे हुए थे ना, और खर्चे कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे आएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है। तो ये हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी। अच्छा, अब न केवल कंसाइनर बल्कि कंसाइनी भी तो कुछ एक्सपेंसेस करेगा। एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी। अब समझो मेरी बात को, कंसाइनी जब कोई एक्सपेंडिचर करेगा तो ये कंसाइनी जो है उस एक्सपेंडिचर को कंसाइनर से रीएम्बर्स करवा लेगा, यानी कि वापस ले लेगा, है ना। तो भाई इस केस में कंसाइनर की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री होनी चाहिए? हमने अगर कंसाइनी के द्वारा खर्चे हुए पैसों को कंसाइनी को वापस करना है, कंसाइनी को वापस करना है, तो इस पैसों के लिए कंसाइनी हमारा क्या बन जाएगा? डेटर और क्रेडिटर बन जाएगा। जब हमें किसी को कोई पैसा देना होता है तो हम उसको एक तरीके से क्रेडिटर की तरह से देखते हैं। तो कंसाइनी इस पैसे के लिए एक्सपेंसेस जो उसने किए हैं वो बियर किसने करने हैं? कंसाइनर ने करने हैं। तो इन पैसों के लिए कंसाइनी हमारा क्या बन जाएगा? कंसाइनी हमारा क्रेडिटर बन जाएगा। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। ठीक है जी, क्योंकि कंसाइनर को ये पैसे कंसाइनी को वापस करने हैं, इसलिए वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कंसाइनी को एक क्रेडिटर की तरह देख रहा है, सिर्फ इस पैसों के लिए ही। ठीक है जी। अच्छा जी, तो हमें सिर्फ ना ये विचार करना है कि कंसाइनी से होने वाला कोई भी खर्चा या उससे होने वाली कोई भी इनकम हमने उसको देनी है या उससे लेनी है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए इन जर्नल एंट्रीज को। सेल्स बाय कंसाइनी, सेल बाय कंसाइनी। ठीक है, अब जो सेल का पैसा होगा वो कंसाइनी से हम ले लेंगे, यानी कि कंसाइनी ने हमें ये पैसा देना है। तो किसी ने अगर हमारा पैसा देना होता है तो वो क्या होता है? डेटर होता है। तो अब यहां पे कंसाइनी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। देखो जी, सेल्स हमारी एक इनकम थी। इनकम क्या होती है जी? हमेशा क्रेडिट होती है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि हमारी जो इनकम हुई है वो क्रेडिट हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो कंसाइनमेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। अच्छा, इसके बाद में सेल्स करने के बाद में होगा क्या कि उसने कुछ कमीशन भी अर्न की होगी। कमीशन अर्नड
बाय कंसाइनी। अब सर कौन सी कमीशन? बेटा कोई भी कमीशन हो सकती है, कोई भी कमीशन हो सकती है, तीनों में से नॉर्मल कमीशन, डेलक्रेड कमीशन या ओवर राइडिंग कमीशन, तीनों में से कोई भी कमीशन, तीनों के लिए सेम एंट्री होगी। अब कमीशन का पैसा हमें उसको देना है या उससे लेना है? सर उसको देना है, तो इस पैसे के लिए वो हमारा क्रेडिटर बन गया, तो हमारी एंट्री क्या बन गई? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। अब सोच करके देखो कि कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि सर कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर एक खर्चा लिखा गया कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंसाइनर की बुक्स ऑफ अकाउंट बन रही थी ना, कंसाइनर के बुक्स ऑफ अकाउंट से ये कंसाइनर के लिए कमीशन क्या है? खर्चा है। और देनी किसको है? देनी है कंसाइनी को। तो कंसाइनी इसके लिए क्रेडिटर है हमारा, यानी कि कंसाइनर का, और कंसाइनर के लिए एक तरीके का खर्चा भी है, तो इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो गया। अच्छा जी, इसने सेल्स कर ली, इसने कमीशन कमा लिया। अब मान लो कि कुछ पैसे, सारी सेल्स वगैरह करने के बाद में जो फाइनल सेटलमेंट होगी वो हम पैसा इससे लेंगे। अब मान लो ये पैसा इसने हमें दे दिया, कंसाइनी ने ये पैसा कंसाइनर को दे दिया, तो इसको हम क्या लिखेंगे? सेटलमेंट। सेटलमेंट अमाउंट पेड बाय कंसाइनी। ठीक है जी, फाइनल अमाउंट या सेटलमेंट अमाउंट कुछ भी कह सकते हो आप इसको। जब पे कर देता है कंसाइनी तो उसकी एंट्री क्या होती है? इस केस में हमारा बैंक जो है वो बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। तो जो हमारा डेटर बना हुआ था अब तक उसको हमने कम कर दिया, यानी कि जिससे हमने पैसे लेने थे वो हमने ले लिए, फाइनल अमाउंट हमने उससे ले लिया, तो बैंक डेबिट हो गया और कंसाइनी क्रेडिट हो गया। ठीक है जी, ये हमारी 6th एंट्री थी। इन जनरल एंट्रीज को आपको समझ करके करना है। अच्छा जी, 7th एंट्री क्लोजिंग स्टॉक। कभी कभी कुछ सामान सारा का सारा सेल होता नहीं है, कभी कभी कुछ चीजें जो हैं वो बच भी जाती हैं, तो एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, कभी कभी जो फाइनल अकाउंट के अंदर आप एंट्री करते थे, एडजस्टमेंट में जब दिया हुआ होता था तो क्या एंट्री बनाते थे? ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता था, है ना जी। तो क्या एंट्री होती थी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहां पे हम इसको क्लोजिंग स्टॉक ना कह करके क्या कहते हैं? कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। क्या कहते हैं? कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है जी, तो ट्रेडिंग अकाउंट की जगह क्या आ गया जी? हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट आ गया। जैसे हम फाइनल अकाउंट के अंदर एंट्री करते थे ना, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट की जगह क्या आ गया? कंसाइनमेंट अकाउंट आ गया, क्योंकि दोनों की नेचर जो है वो सेम है। अच्छा, एक लास्ट एंट्री जो है वो एंट्री फॉर एबनॉर्मल लॉसेस। एंट्री फॉर एबनॉर्मल लॉसेस। हम एंट्री फॉर एबनॉर्मल लॉसेस पढ़ें इससे पहले हमें जानना जरूरी है कि भाई ये नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉसेस होते क्या हैं। आइए इस चीज को पहले समझ लेते हैं। तो हमारे पास बेटा जो लॉसेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं नॉर्मल और एक होते हैं एबनॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल और एबनॉर्मल क्या होते हैं ये समझिए पहले इस चीज को ध्यान से। ऐसा होता है जिन चीजों के लिए हम प्रिपेयर्ड होते हैं
वो हमारे नॉर्मल लॉसेज होते हैं, और जिन चीजों के लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं वो हमारे एबनॉर्मल लॉसेज होते हैं। कैसे? एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपने क्रेडिट सेल की, बैड डेट्स हुए। मैं जनरली एक फाइनल अकाउंट चैप्टर के अंदर एक ट्रेडर की बात कर रहा हूं, मैं बात नहीं कर रहा कंसाइनमेंट की। जो आपने आज तक पढ़ा है मैं उसी की बात करूंगा सिर्फ, ठीक है? तो वो इसके लिए प्रोविजन बना करके रखता है, क्योंकि ये एक नॉर्मल लॉस हो सकता है, हम इसके लिए प्रोविजन बना करके रखते हैं, ठीक है? तो ये क्या है? हमारा एक नॉर्मल लॉस का एग्जाम्पल है, नॉर्मल लॉस का एग्जाम्पल है। अब एबनॉर्मल लॉस को समझिए। कभी हमने ऐसे प्रोविजन सुने हैं, प्रोविजन फॉर फायर या थेफ्ट? नहीं। क्यों नहीं बनाए जाते? क्योंकि ऐसी चीजें हर साल में एक बार हो या एक पीरियोडिकल स्टेटमेंट के अंदर हो ही हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। तो ये क्या है? एबनॉर्मल लॉसेस। जैसे कि अगर चोरी हो गई या आग लग गई, तो ये क्या है? ये एबनॉर्मल लॉस है। इससे जो लॉस होगा वो एबनॉर्मल लॉस होगा, क्योंकि हम इसके लिए तैयार नहीं थे। हो सकता है हमने इंश्योरेंस करवा रखी हो, बट दैट डजंट मीन कि ये डेफिनेटली होगा ही होगा, ठीक है? तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि नॉर्मल लॉसेस वो लॉसेस होते हैं जिसका कि मुझे पता ही है कि ये मेरे लॉसेस होंगे ही होंगे। जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूं, 10 पेन बनाता हूं, 10 पेन बनाता हूं। मान लीजिए ये पेन बनाने की मेरी फैक्ट्री है। मैंने 10 पेन बनाए और 10 में से मुझे पता है 2 पेन मेरे खराब हो ही जाते हैं। मान लो मेरी डाई की प्रॉब्लम है या मेरी मशीन की प्रॉब्लम है, तो मैं 10 का इनपुट डालता हूं और आउटपुट जो निकल करके आता है वो 8 पेन का ही निकल करके आता है। 2 पेन मेरे खराब हो जाते हैं। तो हर बार ऐसा होता है। तो ये क्या है? मेरे नॉर्मल लॉसेस। लेकिन अगर मेरी उसी फैक्ट्री के अंदर आग लग जाती है, तो ये क्या है? एबनॉर्मल लॉस है, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोसेस के अंदर नहीं होता। आग लग जाना नॉर्मल प्रोसेस के अंदर नहीं हो जाता, ठीक है? तो ये नॉर्मल लॉसेस क्या हैं? ये हैं अनअवॉइडेबल, जिसको कि हम अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है जी? ठीक है। और ये क्या है? नॉर्मल लॉ, एबनॉर्मल लॉस अगर हम सावधानी बरतें तो इसको अवॉइड किया जा सकता है, अवॉइडेबल है, ठीक है जी? अच्छा, अब नॉर्मल लॉस के बारे में एक और बात पहले लिख लीजिए, फिर समझाता हूं। विल इंक्रीज द कॉस्ट और एबनॉर्मल लॉस विल नॉट इंक्रीज द कॉस्ट। अब ये क्या लिखा है सर आपने? पहले समझाइए, समझो, ध्यान से समझो इस चीज को कि नॉर्मल लॉसेस जो होते हैं, नॉर्मल लॉसेस जो होते हैं वो हमारी कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं और एबनॉर्मल लॉस ऐसा नहीं करते। ऐसा कैसे? देखो जी, नॉर्मल लॉस मैंने अभी आपको बताया कि मैं पेन बनाता हूं, मैंने 10 पेन बनाए और 10 पेन में से 2 पेन खराब हो गए, तो मैं वो जो 2 पेन खराब हुए उसकी कॉस्ट भी किसके ऊपर डाल दूंगा? उसकी कॉस्ट भी रिमेनिंग 8 के ऊपर डाल दूंगा, क्योंकि मैंने जो मटेरियल परचेज किया था इनपुट करने के लिए अपनी फैक्ट्री में, वो मैंने 12 पेन्स का किया था। अब 12 तो तैयार हुए नहीं, 8 ही तैयार हुए। तो इस 8 पेन को मुझे उतने प्राइस पे बेचना होगा कि वो जो मेरे 2 पेन हैं वो पेन की कॉस्ट भी इस 8 में से रिकवर होकर के आ जाए। तो ये रिमेनिंग 8 पेन की कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है। इसलिए मैंने क्या लिखा है यहां पे? नॉर्मल लॉसेस विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर ऑफ ट्रेडिंग, कुछ भी कह सकते हैं। जबकि अब नॉर्मल लॉस ऐसा नहीं करता। ध्यान से समझना, इसके अभी एक एग्जांपल देता हूं। मान लो जी कि मैं आपकी कैब का ड्राइवर बन जाता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? या फिर मैं आपका एक फ्रेंड हूं। हम लोगों ने क्या बोला कि आज बाहर चल करके खाना खाया जाए, और जितना भी खाना खाया जाएगा उसकी हम काउंटी पार्टी कर लेंगे, ठीक है? हम लोग करते ही हैं ऐसा हमेशा। तो मैंने क्या किया, 4 लोग अपनी गाड़ी में बैठाए, मतलब एक मैं था और 4 आप लोग दोस्त, चारों
पांचों दोस्त जा रहे हैं हम लोग कहां पे, खाना खाने के लिए, और जो भी बिल आएगा उसको हम आपस में स्प्लिट कर लेंगे, ऐसा हमने सोचा था। अब गाड़ी जा रही थी और मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, मेरा चालान कट गया। अब बताइए कि क्या इस चालान के पैसे को हम स्प्लिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये किसकी असावधानी की वजह से हुआ? मेरी असावधानी की वजह से हुआ। तो इस केस के अंदर ये एक एबनॉर्मल लॉस था और इस अमाउंट को हम आपस में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, और ये हमेशा होता भी नहीं था। तो अगर जरा सी सावधानी होती तो इसको अवॉइड किया जा सकता था, और इससे खाने की कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग इसे मुझे पे ही नहीं करेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से की जाएगी। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस की। ओके, तो एबनॉर्मल लॉस के लिए एंट्री आप लोग लिखिएगा मेरे साथ में। हम लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, ये हमारी जर्नल एंट्री होगी किसके लिए? एबनॉर्मल लॉस के लिए। अब बच्चों होता ये है कि ये जो एबनॉर्मल लॉस होता है, ये तो हो गई हमारी 8A। अब सुनो 8B, 8B। कभी कभी ये जो लॉसेस होते हैं, ये लॉसेस ट्रांसफर कर दिए जाते हैं किसके ऊपर? हमारी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। तो अगर ये इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव होते हैं तो उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? और साथ ही कभी कभी ये जो लॉसेस होते हैं, ये जो एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं, कंसाइनी के ऊपर भी ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अब कंसाइनी के ऊपर क्यों ट्रांसफर कर दिए जाते हैं ये भी समझ लो। देखो जी, मैंने आपको सामान दिया, आपको उस सामान को संभाल के तो रखना चाहिए था, चाहे ये आपके पोजेशन में ही था, और दोनों का अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है तो ये जो अमाउंट है लॉसेस का, मतलब मैंने आपको सामान दिया और आपके गोडाउन के अंदर चूहे उसको काट गए, खराब कर गए, और हम दोनों की कंसाइनर और कंसाइनी दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है इस बात में, तो ये जो हमारे लॉसेस हैं, एबनॉर्मल लॉसेस हैं, इसको कंसाइनी के ऊपर भी ट्रांसफर किया जा सकता है। तो दोनों केस हो सकते हैं, या तो इंश्योरेंस कंपनी पे या कंसाइनी पे। तो दोनों केसेस के अंदर जैसे जैसे केसेस होंगे, जैसा क्वेश्चन में लिखा होगा हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लिखिएगा इफ एबनॉर्मल लॉसेस, इससे पहले आप लिखिएगा, नोट लिखिएगा एक, द एबनॉर्मल लॉसेस will be transferred to profit and loss account। अगर कहीं से नहीं निकलेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से भी नहीं मिले और कंसाइनी से भी नहीं मिला, जैसा कि भी क्वेश्चन में दिया गया हो, तो इसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? इसको हम ट्रांसफर कर देंगे P&L अकाउंट के अंदर। और अब 8B, इफ एबनॉर्मल लॉस रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, तो क्या एंट्री होगी? और 8C, इफ abnormal loss recovered from consignee, तो क्या एंट्री होगी? दोनों ही केसेस में अलग अलग एंट्री होगी। तो पहले केस के अंदर इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर करवाया गया, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल
लॉस अकाउंट। ठीक है जी, यानी कि हमने किसके अगेंस्ट इसको चार्ज कर दिया, हमने इसको इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट चार्ज कर दिया, यानी कि हमने क्या बोला, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर इसको डाल दिया। और अगर कंसाइनी के ऊपर डाल दिया तो सिंपल, जो इंश्योरेंस कंपनी है उसकी जगह क्या लिख दो आप, कंसाइनी का नाम लिख दो। तो यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, कंसाइनी। कंसाइनी, कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है जी, ये दो सिचुएशन है जहां पे हम अपने लॉसेस को या तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर या फिर कंसाइनी के ऊपर डाल सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आपसे फिर मुलाकात होगी और आने वाली क्लासेस के अंदर हम लोग इस चैप्टर के बारे में और जानकारी लेंगे, कुछ और फैक्ट्स पढ़ेंगे और साथ ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज के लिए आपसे अलविदा ली जाती है, फिर से आपसे मुलाकात होगी। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।